हाय जय हिंद। एसपीडी रेलवे सामान्य विज्ञान सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मॉडल सेट की एनालिसिस करेंगे। यहाँ टोटल डेली 3 सेट यानी 3 मॉडल सेट, जो पहले 6 मॉडल सेट का ये प्रोग्राम था, लेकिन अब इसको घटा के 3 मॉडल सेट का प्रोग्राम कर दिया गया है। डेली टोटल 3 मॉडल सेट का एनालिसिस किया जाएगा, जो सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, इसलिए अंत तक इसे देखना ना भूलिएगा। ये सीरीज़ डेली रात 8 बजे आप तक पहुँच जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखने के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान है, लेकिन इसमें जो भी इसमें क्वेश्चन है यानी मॉडल सेट में जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे पीसीएस एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ साइंस पूछा जाता है यानी विज्ञान का क्वेश्चन आता है, वहाँ सभी के लिए ये लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनालिसिस के साथ। चलिए इसके पहले मॉडल सेट 24 तक देख लिए, 24 तक देख लेते, आज 25 के बाद देखते हैं। देखिए 25 मॉडल सेट है। पहला है, इसमें प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, जो कितना होता है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, देखिए निर्वात यानी वायु, यहाँ पे निर्वात का यहाँ पे अर्थ बता दिया है वायु, और प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पिछले मॉडल सेट में बता दिया गया था। देखिए नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। आगे इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण यानी स्कैटरिंग होता है? सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग लाल रंग का होता है, यानी विक्षेपण होता है। इस सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। आगे है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये जो मानव नेत्र की जो रेटिना है, जो पीछे रहता है रेटिना, यहाँ पे रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। यहाँ पे अगर वास्तविक और उल्टा नहीं बनेगा तो हमको जो वस्तु देखना है वो सही से दिखाई नहीं देगा। इसलिए मानव के ये जो रेटिना है यानी पिछला भाग, उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, रियल बनता है एंड उल्टा बनता है। ठीक है, आगे है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो इसमें है आरबीजी। आरबीजी से याद रखेंगे लाल, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यानी नीला, लाल, हरा, नीला। इसको RGB भी बोल सकते हैं। देखिए RGB, इससे याद रखेंगे GB में, ये मोबाइल में हम इस्तेमाल करते हैं, कितना GB डाटा है, कितना GB रैम है, तो इससे गीगाबाइट्स, यानी इससे हम याद रख सकते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो R तो रेड होगा ही, उसके बाद GB। ठीक है, तो GB से याद रखेंगे ये ग्रीन और ब्लू, RGB। या यहाँ RBG से भी याद रख सकते हैं। ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया। देखिए RBC रेड प्लस कार प्लस हम जानते हैं जनरली, तो RB इसमें भी आ रहा है और C के बदले G लगा देना है, तो ये हमारा प्राथमिक रंग हो जाएगा। या दूसरे तरीक़ा से याद रखना है तो RGB, तो ये कंप्यूटर के सेंस में GB हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में GB इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह RGB। तो इससे हम दोनों याद रखेंगे। प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। हमारा अगला है, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। ये वर्ण क्रम जो है विव ग्योर, इससे हम याद रखेंगे VGYOR। इस सबसे कम किसका होता है? तो ये बैगनी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये रेड यानी लाल का होता है। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। देखिए यहाँ पे प्रकाश का जो रंग है निश्चित किसके द्वारा किया जाता है? तरंगदैर्घ्य। आगे है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 cm।
स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आगे है वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? यानी ये किसी लेंस से इसको दूर नहीं किया जा सकता है, ये जेनेटिक बीमारी भी होता है। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जाता है? किसी भी लेंस से नहीं। नेक्स्ट है धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। जो हम लोग धूप में जो चश्मा पहनते हैं यानी सूर्य की रोशनी से बचने के लिए, उसमें चश्मे का जो पावर होता है 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग व प्रकाश तरंग के वेग होते हैं, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो विद्युतीय चुंबक जो है उसका तरंग एंड प्रकाश का तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश के तरंग के वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे कह रहा है लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो लेंज के नियम क्या दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण नियम को दर्शाता है। लेंज का नियम क्या दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण नियम को दर्शाता है। आगे है एक सूखे शेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यानी ये जो सूखा शेल है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि इसमें रसायन डाला जाता है इसलिए इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। आगे है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ये सामान्य जो ट्यूबलाइट होता है उसमें आर्गन भरा ही जाता है, उसके साथ साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। नेक्स्ट है डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। आगे है घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समानांतर क्रम में, यानी समानांतर पैरेलल सीरीज में लगाए जाते हैं। घरों में जो पंखा है एवं लैंप है किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो समानांतर क्रम में यानी पैरेलल सीरीज में लगाए जाते हैं। चलिए मॉडल सेट 26 देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो केवीए में व्यक्त किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो केवीए। किसमें व्यक्त किया जाता है? केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें व्यक्त किया जाता है? केवीएम में। आगे है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जनरली सबको पता होगा तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आगे है तड़ित चालक बनाए जाते हैं, ये तांबे के बनाए जाते हैं। तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? तांबे से बनाए जाते हैं। जो हमारे घरों के जो ऊपर त्रिशूल आकार का जो भी संरचना होती है वो तड़ित चालक का ही प्रभाव है, जिससे क्या होता है कि बिजली वगैरह जो भी गिरता है जिससे बचाव करता है, उसी को तड़ित चालक कहते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक बनाने में? तांबे का। आगे अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। देखिए यहाँ पे स्टैटिक्स मैग्नेटिक बनाए जाते हैं। जो अस्थायी चुंबक होता है किससे बनाए जाते हैं? इस्पात से बनाए जाते हैं। किससे? इस्पात से। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से बनाए जाते हैं। और तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? तो इसमें तांबे से बनाया जाता है। आगे है अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे से। देखिए ये तो हो गया अस्थायी चालक जो इस्पात से बनाए जाते हैं। इसमें अस्थायी नॉन स्टैटिक्स ये नर्म लोहा से बनाए जाते हैं। जो स्थिर नहीं रहता है उसको अस्थायी बोलते हैं, जो स्थिर रहता है उसको अस्थायी बोलते हैं। तो ये नर्म लोहा का यूज़ करते हैं इसमें अस्थायी चालक में। अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं और अस्थायी चुंबक में इस्पात का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। देखिए इसका कहने का अर्थ है चुंबक के जो सामान्य ध्रुव है, जैसे ये मान लीजिए ये चुंबक हो गया और ये दूसरा चुंबक हो गया, ये इसका सामान्य ध्रुव है। तो ये दोनों जब भी मतलब एक पास में आएगा तो इसमें प्रतिकर्षण होगा। इसमें प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे के पास में नहीं आएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण। आगे है चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। देखिए यही बात कह रहा है। मान लीजिए एक चुंबक हो गया तो यहाँ पे ये एक ध्रुव हो गया तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। और आकर्षण किस में होगा? इसके और इसके अपोजिट जो भी चीज़ है यहाँ पे विपरीत ध्रुव है उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी जब सेम ध्रुव आएगा, इसका ये ध्रुव और इसका ये ध्रुव, ठीक है, तो ये क्या होगा? इसमें प्रतिकर्षण हो गया। जैसे यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ ले लेते हैं, इसका हम ले लेते हैं साउथ, ये नॉर्थ,
ठीक है। ये कभी एक दूसरे को क्या करेगा, ये साउथ में क्या होगा, जब एक साथ आएगा तो इसमें प्रतिकर्षण होगा, जब वहीं नॉर्थ और साउथ आएगा एक साथ में तो क्या होगा, आकर्षण होगा। और जब नॉर्थ आएगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब वहीं साउथ और नॉर्थ आएगा तो इसमें आकर्षण होगा। आगे है ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। आगे है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई, यानी मुक्त फ्रीली लटक रही है, किससे, चुंबकीय सुई लटक रही है का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितना डिग्री, 18 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री, 18 डिग्री का कोण बनाता है। ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। ये मुक्त रूप से यानी फ्रीली से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के, भौगोलिक अक्ष यानी पृथ्वी के अक्ष से कितना डिग्री कोण बनाता है, 18 डिग्री कोण बनाता है। इसके ऊपर है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है। ध्रुव पर यानी ये ध्रुव है, इस पर ये ध्रुव है और ये ध्रुव, इस पर नमन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होता है। यहाँ देख लेते हैं विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। ये विषुवत रेखा, जैसे ये हो गया हमारा, ये विषुवत रेखा हो गया, इस पर नति कोण, कौन सी कोण, नति कोण। नति कोण कितना होगा इस पर, विषुवत रेखा पे 0 डिग्री, कितना होगा, 0 डिग्री। देखिए आगे है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो हेलोग्राफी द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। किसके द्वारा, हेलोग्राफी द्वारा। आगे है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। तत्व में कोई मिश्रण नहीं रहता है, ये शुद्ध होता है। इसमें एक ही प्रकार का तत्व, एक ही प्रकार का मटेरियल इसमें मिलाया जाता है, इसको तत्व कहते हैं। और यौगिक है जिसमें एक से ज़्यादा तत्व मिला के बनाते हैं, उसको यौगिक कहते हैं, यानी इसमें दो, कम से कम 2 होना चाहिए। और मिश्रण, तो मिश्रण में तो बहुत सारे मिक्सचर किया जाता है, इसको ही मिश्रण कहते हैं। तत्व शुद्ध होता है। आगे है 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने वाला यौगिक, अभी बता दिए हैं। आगे है 2 या 2 से अधिक अशुद्ध, देखिए इसमें अशुद्ध बोल दिए हैं। शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। देखिए यौगिक का एक और यहाँ पे सेंस है, निश्चित अनुपात में मिलते हैं। यौगिक का एक फार्मूला होता है, ठीक है, यौगिक का एक निश्चित फार्मूला होता है। क्या होता है, निश्चित फार्मूला होता है, जबकि मिश्रण का एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है। ये मिश्रण का एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है, यहाँ पे वहीं बता रहा है, यहाँ पे कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक निश्चित अनुपात होता है और निश्चित यौगिक का निश्चित अनुपात और निश्चित फार्मूला होता है, जबकि मिश्रण का कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। और तत्व तो जानते ही हैं, शुद्ध होता है, तत्व में किसी प्रकार का मिलावट नहीं पाया जाता है। आगे है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। देखिए विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कणाद ऋषि ने कह दिया था। कणाद ऋषि कहाँ के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे, जो सबसे पहले ये बता दिए थे कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। किसने पहले सबसे पहले कहा था, कणाद ऋषि ने। देखिए आगे परमाणु के नाभिक का आकार क्या होता है। देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों रहता है, ठीक है, नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है और प्रोटॉन रहता है, ये नाभिक हो गया। तो नाभिक, परमाणु के नाभिक का आकार पूछ रहा है, तो नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ये परमाणु के नाभिक का भार होता है। नाभिक में कौन कौन से दो रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। तो ये परमाणु के नाभिक का आकार हो गया 10⁻⁻15 मीटर। आगे है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ये मास नंबर इसको भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ये मास नंबर हो गया। ये क्या होता है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को, इसकी संख्याओं को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या हमारे निकल जाते हैं। आगे है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना है, C12। ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। क्या, C12। ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है।
C12 क्या है? ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। देखिए आगे है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी जो भी पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा एंड गामा कण को उत्सर्जित करता है। कौन? ये रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिविटी ये मटेरियल क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा एंड गामा कण। मॉडल सेट 27 देख लेते हैं। मॉडल सेट 27 में है नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ये गामा किरण। जो यहाँ से जो अल्फा, बीटा एंड गामा निकल रहा था, तो नाभिक से निकलने वाले जो विकिरण है इसमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है गामा किरण में। ठीक है, आगे है लोहे पर जंग लगना उदाहरण है किसका? ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण से अर्थ ये है कि यहाँ पे क्या होगा? H2 यानी जल की मात्रा इसमें ज़्यादा रहेगा। ऑक्सीकरण जिसमें लोहे का जंग लगने से ये जो लोहे का जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का यानी ऑक्सीडेशन का। आगे है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ये अम्ल। देखिए अम्ल यानी एसिड हम किसी भी डालेंगे तो क्या होगा? ये लाल हो जाएगा यानी आग बबूला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है क्या? एसिड यानी अम्ल। ये जो अम्ल है ये हम किसी भी फेंकते हैं तो क्या होता है? ये आग बबूला यानी लाल हो जाता है। गुस्से से क्या होता है? लाल हो जाता है। तो इससे हम याद रखेंगे कि जब भी हम एसिड किसी भी डालेंगे तो गुस्से से लाल हो जाता है, तो हम नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? ये लाल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। यही इसका उल्टा प्रोसेस होता है। जब ये क्षार होगा यानी बेस होगा तो ये क्या करेगा? ये लाल से नीला कर देगा। ठीक है, और वहीं जब एसिड होगा तो ये नीला से लाल कर देगा। तो ये बेस यानी क्षार हो गया जो लाल को क्या करेगा? नीला कर देगा, और एसिड करेगा नीला से लाल कर देगा। तो एसिड से याद रखेंगे, जब किसी एसिड फेंकेंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा यानी नीला से लाल हो जाएगा। तो वो हो गया एसिड वाले। उसी का उल्टा होता है क्षार, यानी क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। आगे है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। ये क्षार जो है जल में घुलनशील होता है। क्षार जो है जल में क्या है? घुलनशील भस्म है। आगे है सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। सभी जो अम्ल हैं ये जल में जब घुलता है तो H+ आयन क्या करता है? प्रदान करता है यानी प्रोड्यूस करता है H+ आयन। जब एसिड जल में घुलता है तो H+ आयन ये प्रोड्यूस करता है। आगे है भस्मों का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, यानी क्षार कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। यहाँ पे भस्म यानी जिसको क्षार कहते हैं उसका स्वाद क्या होता है? बीटर मतलब होता है कड़वा। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इसमें कड़वा, इसमें दो चीज़ याद रखेंगे, कड़वा एंड खट्टा। ठीक है, खट्टा किसके कारण होता है? तो अम्ल से होता है। और कड़वा किसके कारण होता है? क्षार को ही भस्म बोलते हैं। क्षार को ही क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। तो भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है, और अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। आगे है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन प्राप्त होता है? तो OH- होता है। और देखिए सभी जब अम्ल जल में घुलता है तो H+ आयन देता है, और वहीं जब भस्म घुलेगा तो OH- देगा। क्या देगा? OH- देगा। और जब अम्ल जल में घुलेगा तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या? H+ आयन प्रोड्यूस कब करेगा? ये जब अम्ल जल में घुलेगा। और जब वहीं भस्म जल में घुलेगा तो कौन सा आयन देगा? OH- देगा। ठीक है, ये हो गया क्षार, जिसको भस्म बोलते हैं। क्षार देगा OH-, अम्ल देगा H+ आयन। क्षार देगा OH- आयन, और ये देगा H+ आयन। आगे है सभी लवण होते हैं वैद्युत अवघट्य होते हैं। सभी जो लवण होते हैं सॉल्ट जिसको बोलते हैं विद्युत अवघट्य होते हैं। आगे है विद्युत अवघट्य का मतलब होता है कि जितने भी लवण हैं ये विद्युत का सुचालक। आगे है NTP पर किसी गैस
कि एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। एनटीपी नेट टेम्परेचर पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। ठीक है। वहीं भारी, यहाँ पे ये नेक्स्ट बोल रहा है भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20। भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20 यानी 20। आगे है ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए ठोस कोई पदार्थ है, ठीक है, उस ठोस पदार्थ की जो विलेयता है यानी घुलने की जो क्षमता है, क्या है, विलेयता का मतलब क्या है, विला जाना यानी विलेय हो जाना यानी घुल जाना। ठीक है। तो उस जब ठोस पदार्थ की जो विलेयता है, जब उसमें ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। विलेयता यानी बढ़ेगा, यानी जो घुलने की जो क्षमता है, जो घुलने की क्या है, घुलने की जो क्षमता है बढ़ेगी। घुलने की क्या, घुलने की जो क्षमता है बढ़ेगी, क्योंकि जब भी हीट देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल जो होगा, कण ये जो एकदम पास होगा, ये क्या होगा, दूर दूर होगा। तो ये इसमें दूर दूर होगा, जिससे पार्टिकल छोटा छोटा भी होगा, जिसमें एक क्या होगा, बिलाने यानी विलेय की जो क्षमता है बढ़ेगी। तो वहीं कह रहा है ठोस पदार्थ की विलेयता ताप जब बढ़ाएंगे यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है किसी द्रव्य में गैस की विलेयता। देखिए इसमें मान लीजिए कोई द्रव्य है, एक बर्तन में कोई यहाँ पे द्रव्य रखा गया है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसमें गैस की जो विलेय यानी घुलने की जो क्षमता है, ताप बढ़ाने से क्या होगा, घटेगा, क्योंकि यहाँ से वाष्प बन के जो उड़ जाएगा तो क्या होगा, गैस की विलेयता घटेगा। ठीक है। आगे है कुलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, ग्राहम को। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कुलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो ये ग्राहम को। आगे है निलंबन में परिक्षेपित कोणों का आकार होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, निलंबन में परिक्षेपित कोणों का मान कितना होता है, 10 पर पावर माइनस 15 cm यानी 10 टू दी पावर माइनस 5 cm यानी 10 पर पावर माइनस 5 cm होता है। ये निलंबन में परिक्षेपित कोणों का आकार। आगे है कुलाइड में परिक्षेपित कोणों का मान कितना होता है, 10 पर पावर माइनस 5 से 10 पर पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे निलंबन में परिक्षेपित कोणों का आकार कितना था, 10 पर पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, लेकिन वहीं कुलाइड में परिक्षेपित कोणों का आकार कितना होगा, ये 10 पर पावर माइनस 5 से लेके 10 पर पावर माइनस 7 यानी दोनों अलग अलग। निलंबन में 10 पर पावर माइनस 5 cm और वहीं कुलाइड में 10 पर पावर माइनस 5 से लेके 10 पर पावर माइनस 7 cm तक कुलाइड में परिक्षेपित कोणों का आकार होता है। आगे है उत्प्रेरक की खोज किसने की। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ब्रजीलियस। उत्प्रेरक की खोज किसने की, ब्रजीलियस ने उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट, इंग्लिश में हम बोलेंगे कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, किसी भी यौगिक या मिश्रण में मिलके उसका जो रासायनिक क्रिया है यानी केमिकल रिएक्शन है, वो क्या करता है, फास्ट कर देता है यानी बढ़ा देता है। ठीक है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। देखिए नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कर रहा है, उत्प्रेरक है यानी उत्तेजित कर रहा है। उत्प्रेरक यानी ये क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ठीक है, ये कैटालिस्ट यही करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। इसका खोज किसने किया था, ब्रजीलियस ने किया था। ठीक है, यहीं कुलाइड रसायन का जनक किसे कहा जाता है, ग्राहम को कहा जाता है। ऊपर है कुलाइड रसायन का जनक ग्राहम को, ये उत्प्रेरक की खोज ब्रजीलियस ने। आगे है आवर्त सारणी के उद्गर्ग स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी के जो उद्गर्ग स्तंभ है उसको वर्ग कहते हैं। उद्गर्ग स्तंभ जो है इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं आवर्त। ये हो गया उद्गर्ग जिसको वर्ग कहते हैं, और ऐसे जो क्षैतिज है इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। तो यहाँ पे इससे उद्गर्ग, देखिए उद्गर्ग, आवर्त सारणी की उद्गर्ग यानी उद्गर्ग है तो इसको क्या कहते हैं, वर्ग। और यहाँ क्षैतिज है यानी लेटा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग। आवर्त जिसको ये उद्गर्ग है तो ये वर्ग हो गया, और ये लेटा हुआ है यानी क्षैतिज है तो ये क्या हो गया, आवर्त। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि जितने नए फ्रेंड्स इससे जुड़कर इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।